नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चंस के बारे में और क्वालिटी एजुकेशन में हमने जो ये वीडियो बनाया था उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। उस फर्स्ट पार्ट में हमने 12 सवाल कर लिए थे और उनका विश्लेषण किया था कि कितने प्रैक्टिकल आए थे और बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 डिलीट क्यों हुआ था, अशुद्धियों का शोधन का। आज उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं 13। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें भी ये सवाल सिंगल एंट्री सिस्टम से है और इसमें भी ये सवाल सिंगल एंट्री सिस्टम से है। तो बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, विक्रय सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 4000, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक। ये डिटेल दे रखी है 26,000, ये डिटेल है 2400, ये डिटेल 30,000, ये डिटेल 1600। तो क्रय की राशि याद करो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है और आपने हमारी वीडियो क्लासेस में भी देखा है कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। एक बार वापस बोल रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन उस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्या क्या होना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग और ये सकल लाभ। अब अपने इस सवाल में आपको परचेज नहीं दिया, उसकी जगह क्या दिया है? COGS। और COGS का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS के फार्मूले को लिखते हैं अपन, और ये देखो, ये मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद मैंने लिखा प्लस परचेज, उसके बाद मैंने लिखा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद मैंने लिखा आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसको हमने फिट कर दिया। ओपनिंग स्टॉक है प्लस का 2400, परचेज हमें पता नहीं है, क्लोजिंग हमें पता है, COGS हमें मालूम है। तो बच्चों, एक इक्वेशन बन गई। 2400 में परचेज जोड़े और क्लोजिंग स्टॉक के 1600 घटाएं तो 26,000 आ जाए। तो P निकालने के लिए इन दोनों आइटम को बराबर के चिन्ह के इधर लाना पड़ेगा। 2400 और 1600 को आप संतुलित करोगे तो 800 बचे हुए रह जाएंगे, और 800 को आप इधर लाओगे तो बच्चों 26,000 माइनस 800 हो जाएंगे, क्योंकि 2400 माइनस 1600 प्लस के 800 और इधर आए तो माइनस के 800 और बचे रह गए वो 25,200। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25,200। तो क्रय की गई राशि होगी 25,200। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आ रखे हैं और आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, विभिन्न सवालों को देखकर आपको यह पता चल रहा होगा कि एग्जामिनर का जूनियर अकाउंटेंट में जो फोकस है वो सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी जिसने ट्रेडिंग अकाउंट और उसके फार्मूले देख लिए तो उसके ताबड़तोड़ सवाल यहां पर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई 5:3। तो ये यहां पर मैंने हेडिंग लगा दी, इकहरा लेखा प्रणाली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आया हुआ ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद एक्स और वाई रेशो है 5:3। ये साझेदारी चैप्टर का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है, और लाभ हानि का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। Z को 3/5 एक्स से और 1/10 वाई से प्राप्त होता है। तो लाभ हानि अनुपात ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स, जो सवाल आपके सामने है
उसमें जो डिटेल दे रखी है, सबसे पहले डिटेल दी हुई है कि 5 और 3 के साझेदार है। Z को लाभ का 3 बटे भाग के लिए प्रवेश दिया गया और Z अपने हिस्से का 1/5। थोड़ा सा इस सवाल में मैं करेक्शन कर देता हूं। X और Y 5:3 में लाभ हानि वाले विभाजन के साझेदार है। Z को उन्होंने लाभ के लाभ के 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया। 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया। आगे Z अपना हिस्सा 1/5 X से और 1/10 भाग Y से प्राप्त करता है। Z अपना हिस्सा 1/5 X से व 1/10 Y से प्राप्त करता है। तो नया अनुपात ज्ञात करो, ये सवाल है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने वीडियो क्लासेस में बताया है कि नए साझेदार 3/10 भाग के लिए आया। तो स्टूडेंट, नया साझेदार जब 3/10 भाग के लिए आया तो इसके दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा तो हुआ X से, एक टुकड़ा हुआ Y से। X से कितना भाग लिया जा रहा है? 1/5। Y से कितना भाग लिया जा रहा है? 1/10। और मैंने आपको थ्योरी में समझा रखा है कि जब भी सवाल में नया साझेदार प्रवेश करे, उसका रेशो दे रखा हो और ओल्ड पार्टनर अपने भाग का कितना कितना त्याग करें की जानकारी दे रखी हो, तो सबसे पहले इस जानकारी का टोटल किया जाएगा। 1/5 और 1/10 दोनों का टोटल आप कर देंगे तो टोटल हो गया 10 लघुत्तम 2 + 1 3/10। इसका मतलब है सीधा त्याग भाग दे रखा है। फार्मूला लगाओगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस त्याग भाग। ओल्ड रेशो माइनस त्याग भाग। ओल्ड रेशो में से त्याग भाग घटा दिया जाए तो नया रेशो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशो है 5/8 और त्याग भाग है 1/5। और ये तो x की बात हो गई। और यदि अपन बात करें अगली चीज की y के लिए, तो 3/8 माइनस 1/10। और z चूंकि नया भाग लेकर के आ ही रहा है 3/10, तो लघुत्तम लिए अपन ने 40। 25 माइनस 8, तो ये हो गया बच्चों 17/40। इसमें भी लघुत्तम 40 लिए तो 15 माइनस 4 11/40। और इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया 12/40, तो आंसर हो गया 17 11 12। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस आया। सवाल था साझेदारी चैप्टर से, सवाल था रेशो वाले पार्ट से। सवाल था साझेदारी, सवाल था रेशो। नया पार्टनर प्रवेश कर रहा है तो रेशो ज्ञात करो। इससे यह पता चला कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक तो सिंगल एंट्री वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एक साझेदारी में रेशो वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 11 12। इसमें स्टूडेंट आपको याद हो तो हमने ये बता रखा था कि बाय द वे ये वाला टोटल प्रवेश के बराबर ना आए तो इसका क्या इलाज करेंगे, इसकी जानकारी भी हमने दे रखी है। नेक्स्ट,
ये भी स्टूडेंट साझेदारी से आया हुआ क्वेश्चन है, पार्टनरशिप चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 का अभिदान किया और उसके बाद लिख रखा है ए तथा बी 3:2, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। नेक्स्ट जो चर्चा की गई है वो है कि सी की पूंजी को आधार मानते हुए ये बताइए कि ए और बी की आवश्यक पूंजी क्या होगी। तो किसी एक की पूंजी को आधार मान करके शेष साझेदारों की पूंजी की गणना का सवाल यहां पर है। तो साझेदारी चैप्टर का क्वेश्चन है, सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, 30,000 का वह पूंजी में सब्सक्रिप्शन कर रहा है, ए और बी 3-2 के साझेदार हैं और सी की पूंजी को आधार मानते हुए ए और बी की पूंजी निकालनी। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आपको फर्म की कुल पूंजी निकालनी पड़ती है कि सी 1/4 भाग के लिए आ रहा है, उसकी पूंजी 30,000 है, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? 1,20,000। 30,000 इंटू 4/1 और फिर इसे लाभ हानि विभाजन रेशो में रखा जाएगा। तो नए पार्टनर के की पूंजी के आधार पर, नए पार्टनर की पूंजी के आधार पर शेष पार्टनर की पूंजी की गणना नए पार्टनर की पूंजी के आधार पर शेष पार्टनर के पूंजी की गणना। स्टूडेंट्स यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले सी की पूंजी मल्टीप्लाई बाय उसके रेशो का उल्टा, एक लाख 20,000। अब 1,20,000 को इन तीनों में बांटना है। अब सी की पूंजी के आधार पर फर्म की पूंजी हो गई 1,20,000, उसमें से इसकी पूंजी है 30,000 और बाकी बची हुई पूंजी किसकी हो जाएगी? ए और बी की। तो ये हो गई 90,000। इस 90,000 को 3:2 में बांटा जाना चाहिए। तो ये हो गया 90,000/5। तो 90,000/5 ये हो गया 18 तिया 54 और 18 तिया 18 दूना 36। तो स्टूडेंट ए और बी की पूंजी होगी 54,000 और 36,000 क्रम से। तो स्टूडेंट जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको पता रहना चाहिए कि यदि सी की पूंजी को आधार मानकर सवाल करना है तो सी की पूंजी लो, उसके रेशो का उल्टा करो, टोटल पूंजी निकालो, सी की पूंजी को ठिकाने रखो, बाकी की पूंजी को 3-2 में बांट दो। बाकी की पूंजी कितनी है? 90। इसे इसको आप 3-2 के रेशो में बांटोगे तो 54 और 36 आएगा। नेक्स्ट, ये भी साझेदारी का सवाल है। तो आपने देखा है स्टूडेंट, सबसे खतरनाक जो चैप्टर बनता जा रहा है वो साझेदारी है।
एक बार मैं आपके स्क्रीन पर फटाफट से बता देता हूं। 14वां सवाल साझेदारी, 15वां सवाल साझेदारी, 16वां सवाल साझेदारी। तो लगातार साझेदारी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि साझेदारी एक बड़ा चैप्टर है और एमसीक्यू के लिए आदर्श है। तो ये सवाल है कि समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। तो स्टूडेंट, समझौते के अभाव में साझेदार किसके लिए अधिकृत होते हैं? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि साझेदारी संलेख नहीं है तो नियम कौन कौन से लगते हैं। तो पहला नियम ये लगता है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। 3 चीजें बता दी। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, और लाभ हानि रेशो इक्वल रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। और यदि किसी साझेदार ने फर्म को लोन या एडवांस दिया है तो उस पर 6% पर एनम की दर से ब्याज 6% पर एनम की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, साझेदार किसके अधिकृत होते हैं? वेतन के लिए बिल्कुल नहीं, कमीशन के लिए बिल्कुल नहीं, पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन बिल्कुल भी नहीं, ऋणों पर ब्याज के लिए। तो ये है आंसर एकदम सही कि यदि आपने कोई ऋण दिया है तो उस पर ब्याज की एंट्री होगी ही होगी। आंसर विल बी ए, ऋणों पर ब्याज के लिए। और इसमें मैं आपको हल्की सी चर्चा और कर दूं कि ये ऋण पर ब्याज, ये ऋण पर ब्याज लाभों पर प्रभार है या लाभों का नियोजन है? इस पर आप कमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि ये जो ऋण पर ब्याज है ये लाभों पर प्रभार है या लाभों का नियोजन है, बंटवारा है। इस पर करें, यानी हानि होने पर भी ऋण पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताएं। पूरी लाइन लिखें, ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, इस तरह से। तो प्रभार है, चार्ज है या चार्ज नहीं है, इसके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। सही कमेंट पर आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। नेक्स्ट, एक साझेदार के, ये फिर साझेदारी का सवाल। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये चौथा साझेदारी का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म के सभी साझेदारों के जीवन पर ली गई पॉलिसी में बीमा कंपनी से क्या प्राप्त होगा? तो ध्यान दीजिए, JLP, जिसका पूरा नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्या होती है कि एक साझेदारी फर्म जो है वो अपने साझेदारों के जीवन पर जो पॉलिसी लेती है उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। इसमें प्रीमियम फर्म द्वारा चुकाया जाता है। इसमें 2 तरह के मूल्य होते हैं, एक तो होता है पॉलिसी वैल्यू और एक होता है मैच्योरिटी सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य, एक तो होता है पॉलिसी वैल्यू, एक होता है समर्पण मूल्य। पॉलिसी मूल्य और एक है समर्पण मूल्य। तो ये 2 तरह के मूल्य है, पॉलिसी और समर्पण। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि किसी साझेदारी की मृत्यु हो जाती है तो फर्म को ये वाले पैसे मिलते हैं, और बाय द वे किसी साझेदार का रिटायरमेंट हो जाता है तो ये वाले पैसे मिलते हैं। ध्यान दीजिए, यदि सभी साझेदारों में से कोई एक की मृत्यु हो गई तो ये पॉलिसी वैल्यू जो मिलती है ये सभी में बंटती है, और यदि कोई साझेदार रिटायर हुआ है तो ये समर्पण मूल्य भी सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अपना ये सवाल है, साझेदार अवकाश ग्रहण करे
यानी रिटायर हो तो सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर जो जेएलपी ली जाए तो बीमा कंपनी से समर्पण मूल्य राशि प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि आपने सभी साझेदारों के लिए अलग अलग पॉलिसी नहीं ली है, लेकिन एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि फर्म ने 3 पॉलिसियां ली है, प्रीमियम जो है वो फर्म जमा करा रखी है और तीनों की पॉलिसी लिए, तो बताइए तीनों पर क्या क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट तीनों पर ही सरेंडर वैल्यू मिलेगा। हाँ, किसी एक की मृत्यु हो जाए तो 2 में सरेंडर वैल्यू और 1 में पॉलिसी वैल्यू मिलेगी, लेकिन अपने ऐसा सवाल नहीं है। अपने सवाल में ये बोला है कि सभी के जीवन पर एक साथ पॉलिसी ली गई है और साझेदार रिटायर हो रहा है तो कौन से पैसे मिलेंगे, समर्पण मूल्य राशि मिलेगी। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 4 सवाल बीमा दावे के करने के बाद अगला सवाल आया है, उसका नाम है औसत वाक्य का एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज औसत वाक्य का ये सवाल है। औसत वाक्य के इस सवाल में पॉलिसी की राशि है 70,000, आग लगने के दिन रहतिया है 80,000, बचाया गया रहतिया है 21,600, तो दावे की राशि ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स एवरेज क्लॉज और बीमा दावे चैप्टर में से आया हुआ सवाल है। एवरेज क्लॉज को हम औसत वाक्य भी बोलते हैं। औसत वाक्य ये कहता है कि यदि किसी फर्म ने अपने स्टॉक पर बीमा ले रखा है और यदि बीमा कम राशि से ले रखा है तो दावे के समय दावा भी कम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो डिटेल है उसको देख करके सबसे पहले अपन निकालेंगे ग्रॉस क्लेम, और ग्रॉस क्लेम का फार्मूला क्या होगा, ग्रॉस क्लेम इज इक्वल टू आग लगने के दिन रहतिया 80,000, आग से बचाया गया रहतिया 21,600। तो बताइए कितने का ग्रॉस क्लेम है, 408 5 58,400, यह आपका ग्रॉस क्लेम है 58,400। देन अगली चर्चा करें नेट क्लेम की, तो नेट क्लेम में फार्मूला लगेगा पॉलिसी ले रखी है डिवाइडेड बाय पॉलिसी लेनी चाहिए इनटू सकल दावा इनटू सकल दावा। तो यहां पर पॉलिसी जो ले रखी है वो होगी 70,000, पॉलिसी लेनी चाहिए वो स्टॉक के बराबर लेनी चाहिए होती है। जितना आपका स्टॉक है उसके बराबर की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए होती है इनटू दावे की राशि। दावे की राशि आई 58,400। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो प्रोपोर्शनेट क्लेम निकल जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट क्लेम कैसे निकलेगा, आप फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लें ताकि ये निकल जाए। ये हो जाएगा 58,400 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आया 51,100। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, 51,100। तो आपने देखा
कि जब एग्जाम में औसत वाक्य से रिलेटेड सवाल आए तो सबसे पहले ग्रॉस क्लेम निकालना होता है। और ग्रॉस क्लेम कैसे निकलता है? टोटल आग लगने के दिन स्टॉक कितना और बचाया कितने का माल। तो आग लगने के दिन जो माल है उसमें से जो माल बचा लिया गया है उसको घटा देंगे तो ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। फिर औसत वाक्य का फार्मूला लगाएंगे। औसत वाक्य का फार्मूला क्या है? पॉलिसी ले रखी है, ये सदैव प्रश्न में दे रखी होगी, डिवाइडेड बाय पॉलिसी लेनी चाहिए। ये सदैव क्लोजिंग स्टॉक के बराबर रहेगी जितने का आग लगने के दिन क्लोजिंग मौजूद था। और इनटू क्या कर देंगे? सकल दावा जो अभी अभी लगाया, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो फटाफट से कमेंट करके ये जरूर बताना कि यदि यदि आपने आग लगने के दिन आपका जो ग्रॉस क्लेम है वो 58,400 निकल के आ गया और आपने पॉलिसी जो ले रखी है मान लो 1 लाख की ले रखी होती, यानी यहां पर 1,80,000 होता, तो बताओ क्लेम की राशि क्या आती? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग सवाल नंबर 18 लिख करके और बताते कि सर जो आपने पूछा है कि यदि आपने जो पूछा है यदि पॉलिसी की राशि ज़्यादा लिख रखी होती तो फिर यहाँ से आंसर क्या आता। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? स्टूडेंट्स, ये वाला सवाल भी बीमा दावे टॉपिक का है। तो बीमा दावे चैप्टर के अंदर 2 तरह की पॉलिसियां करवाई जाती है। एक तो है जले माल का बीमा दावा, जले माल का बीमा दावा। एक स्टूडेंट परिणामी हानि का बीमा दावा। परिणामी हानि का बीमा दावा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि कौन परिणामी हानि से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, शुद्ध लाभ में हानि ये परिणामी हानि से संबंधित है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस की हानि ये परिणामी हानि से संबंधित है। बचाया गया स्टॉक बच्चों इससे संबंधित है, जले माल के बीमा दावा से। बिक्री में कमी ये परिणामी हानि के बीमा दावे से संबंधित है। यानी ये तीनों इससे संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब स्टूडेंट, परिणामी हानि का जीपी रेशो का फार्मूला क्या है? परिणामी हानि के अंतर्गत औसत वाक्य का फार्मूला क्या है? इस तरह के सवाल भी भविष्य में आ सकते हैं। तो कौन सा परिणामी हानि के बीमा से संबंधित नहीं है? बचाया गया रहतिया। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक अकाउंटिंग अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सारता, मटेरियलिटी, अवधि, पीरियोडिसिटी, मिलान, मैचिंग। वस्तुनिष्ठता, सारता, अवधि, मिलान।
वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, सारता की अवधारणा, अवधि की अवधारणा, मिलान की अवधारणा। तो वयों का निर्धारण वस्तुनिष्ठता में नहीं होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठता की अवधारणा ये कहती है कि एक व्यक्ति को प्रभावशील व्यक्ति के प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। सारता की अवधारणा ये कहती है कि सारवान चीजों पर ध्यान दो और सारहीन चीज पर ध्यान मत दो। अवधि की अवधारणा ये कहती है कि लेखा वर्ष के अंतर्गत आय और व्यय को रिकॉर्ड करो। और मिलान की अवधारणा ये कहती है कि एक संस्था को संबंधित वर्ष की आय के सम्मुख, संबंधित वर्ष की आय के सम्मुख संबंधित आय का संबंधित वर्ष की आय के अंतर्गत संबंधित व्यय का रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करना चाहिए। संबंधित वर्ष की आय के सम्मुख संबंधित वर्ष का व्यय का रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका आंसर है व्यय का निर्धारण मिलान की अवधारणा से होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है बच्चों, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और फर्स्ट चैप्टर का सवाल है, जिसमें है लेखांकन का परिचय। तो ये एक्चुअली में मुद्रा मापांकन की अवधारणा से प्रेरित सवाल है कि मुद्रा मापांकन की अवधारणा किसको आती है। उसमें ये बताया गया है कि आय और व्यय वही रिकॉर्ड करने चाहिए जिसे मुद्रा में मापा जा सके। ऐसे लेन देन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो लेकिन जिसे पैसों में मापा न जा सके को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है कर्मचारियों को 5,000 का वेतन चुकाया। तो बच्चों ये वेतन चुकाया तो ये लेन देन है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ ये लिखा हुआ होता कि कर्मचारियों का 5,000 का वेतन देय हो गया परंतु नहीं चुकाया तो भी ये लेन देन होता। और क्योंकि हम उपार्जन आधार पर काम कर रहे हैं तो भी ये लेन देन रिकॉर्ड होगा। श्रीमती उषा को टंकड़ कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया, ये लेन देन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नए कर्मचारियों की भर्ती, पुराने कर्मचारियों का नौकरी छोड़कर जाना, संस्था के मालिक की मृत्यु हो जाना, सरकार की नीति में बदलाव हो जाना, युद्ध की स्थिति होना, नए प्रतिद्वंदी का बाजार में प्रवेश करना, एक ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लेन देन नहीं माना जाता। नेक्स्ट, व्यवसाय के बैंक खाते से अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कराई। तो बच्चों ये बिल्कुल एंट्री होगी, ये आरोहण की एंट्री होगी। आरोहण की एंट्री होगी, ड्राइंग की एंट्री होगी, क्योंकि बच्चे की स्कूल फीस यदि बिजनेस के बैंक अकाउंट से कर दी तो कैश निकला, कैश टू ड्राइंग एंट्री होगी। और 5,000 का वेतन बकाया, ये मैं बता ही चुका हूँ कि हम उपार्जन अवधारणा पर काम करते हैं तो बकाया वेतन और आय की भी एंट्री होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, कि आप किसी कर्मचारी को अपॉइंट करते हो, नौकरी से हटा देते हो, मालिक की मृत्यु हो जाती है, नया कंपटीटर आ जाता है, सरकार की नीतियां बदल जाती है, सरकार आपके बिजनेस पर रोक लगा देती है, तो भी उसकी एंट्री होगी।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं भेजने की भावना है। स्टूडेंट्स, ये भी पहले चैप्टर से संबंधित सवाल है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि एक बिजनेस को नियर फ्यूचर में नहीं बेचा जाएगा। एक बिजनेस, एक व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहेगा और यह भविष्य में नहीं बेचा जाएगा। आंसर होगा बच्चों, निरंतरता की अवधारणा। इसके और भी नाम है सतत संस्थान की अवधारणा, तो दीर्घ संस्थान की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, चालू उद्यम की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या कहती है अवधारणा कि एक बिजनेस अनंत काल तक चलता जाएगा और इसके बेचे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो जो ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं वो है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो एग्जाम में अब आगामी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल आ सकता है, व्यवसाय और व्यवसायी अलग अलग है। व्यवसाय का बंद होना, व्यवसाय का बंद होना अलग है और व्यवसायी का दिवालिया होना अलग है। यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, यानी यहाँ पर बिजनेस के लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यदि व्यवसायी पर्सनल लोन लेता है तो वह व्यवसाय की खातों में नहीं आता है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। रूढ़िवादिता उदाहरण ये कहती है कि भविष्य के खर्चे और भविष्य की हानियां जिनका होना लगभग तय है उनको आज ही रिकॉर्ड कर दिया जाना चाहिए। उपार्जन की अवधारणा ये कहती है आय और व्यय ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करने चाहिए, चाहे उनसे नगद आया गया हो या नहीं हो। नेक्स्ट, समय के अनुसार आगम और व्ययों की पहचान की जाती है, यह है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि टाइम के बेसिस पर आगम और व्ययों की पहचान की जाती है, वो कौन सी अवधारणा है? तो ये हमने बताया था अस्तित्व की अवधारणा में व्यवसाय एवं व्यवसायी अलग अलग है। लागत अवधारणा, स्थायी संपत्तियों को मूल लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मूल लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण था, लेखा कर्मी को केवल सारवान
बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, सारवान बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और सारहीन मदों की अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए और सारहीन मदों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो न तो ए है, न बी है, न सी है। समय के अनुसार आगम और व्यय की पहचान कर ली जाए, वो है बच्चों पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है निश्चित समय के आय और व्यय को एक साथ रिकॉर्ड करके लाभ हानि निकाल लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न तो अस्तित्व है, न लागत है, न महत्वपूर्णता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, ये सवाल भी स्टूडेंट्स जो लिया गया है वो लिया गया है लेखों का समायोजन, जो कि सेकंड चैप्टर का पार्ट है। लेखों का समायोजन कि माल दान में देते समय किस खाते को जमा किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, इसके बारे में ये पूछा गया है। तो बच्चों, माल दान में दे दे, फ्री सैंपल में बांट दे, व्यक्तिगत उपयोग में ले ले, आग से जलकर नष्ट हो जाए, या चोरी हो जाए। उपरोक्त में से कोई भी कंडीशन आने पर संबंधित खाता डीआर और परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट सीआर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? चैरिटी फ्री सैंपल ड्राइंग लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट। तो बाय द वे यहाँ परचेज विकल्प नहीं होता तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट होता। तो माल दान में देते समय या फ्री सैंपल में बांटते समय या फिर चोरी हो गया, पर्सनल यूज ले लिया, तो जिस खाते को क्रेडिट किया जाता है उस खाते का नाम है परचेज या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ए। बाय द वे, क्रय खाता नहीं होता तो फिर ट्रेडिंग होता, और यदि दोनों ही नहीं होते तो फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता। नेक्स्ट, तलपट बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष का योग 1500 रुपये से कम मिलता है, इस अंतर को कहाँ लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट्स, ये हो गया तलपट और ये हो गए इसके दोनों पक्ष। अब दोनों पक्ष में आपने टोटल किया तो ये जो डेबिट पक्ष है इसका टोटल 1500 से कम मिला, तो आपको इसमें 1500 लिखने पड़ेंगे ताकि दोनों पक्षों का टोटल मैच हो सके। क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है तो ये नहीं कि उसको कम कर दिया जाए, जिधर का कम है उधर की तरफ शेष लिखा जाता है और एक खाते में डाला जाता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं संशय खाता। तो सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा खाता है जो खोला जाता है ताकि तलपट के दोनों साइड मैच हो सके, और ये उस तरफ खुलता है जिधर का टोटल कम आए। तो किधर का टोटल कम आ रहा था? डेबिट पक्ष का, तो ये डेबिट साइड में खुलेगा और आंसर आएगा उच्चंती खाते में डेबिट। बच्चों, जब
अशुद्धि का शोधन किया जाएगा तो ये खाता बंद कर दिया जाएगा और तब तक ये मौजूद रहेगा। एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। सस्पेंस खाता कौन सी प्रकृति का खाता है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? तो इसका आंसर है इसकी कोई प्रकृति नहीं होती। फिर भी यदि कोई पीछे ही पड़ जाए तो इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट जो हमने रिजल्ट निकाला वो ये निकाला कि पार्टनरशिप चैप्टर से 4 सवाल आए हैं जिसमें 2 प्रैक्टिकल और 2 थ्योरेटिकल आए हैं। जिसमें आपने देखा एक तो रेशो वाला क्वेश्चन था और एक कैपिटल समायोजन वाला क्वेश्चन था। थ्योरी की सवाल की बात करें तो साझेदारी सल्लेख के अभाव में क्या नियम लागू है, वो वाला सवाल एक आया था। और जो दूसरा सवाल है वो भी सल्लेख से रिलेटेड ही आया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो और वेटेज दिया गया है वो दिया गया है ट्रायल बैलेंस पर। इसमें से 3 सवाल आ गए ट्रायल बैलेंस के अंदर। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेकिन सवालों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा। दैन यदि अपन बात करें कि प्रैक्टिकल और कहाँ से आए तो इकहरा लेखा प्रणाली जिसे आप सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हो, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित 2 सवाल आए। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित 2 सवाल इसमें पूछे गए। एक डेटर खाते के से संबंधित सवाल पूछा गया। यानी जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो 3 चैप्टर से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल सवाल 3 चैप्टर से पूछे गए हैं नंबर 1 साझेदारी से, नंबर 2 इकहरा लेखा प्रणाली से, और नंबर 3 बीमा दावे से। और थ्योरी के क्वेश्चन शुरुआत के 2 चैप्टर से अधिक आए हैं। शुरुआत के 2 चैप्टर से अधिक आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का विश्लेषण। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए बिंदुओं के साथ। इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।